नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल हमारे देश की वो संस्था है जो कि भारी मात्रा में सरकारी भर्तियों को लेती है। एसएससी सीजीएल हमारे देश की वो संस्था है जिसने आज तक हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी पैदा करने का एक रिकॉर्ड भी बनाया रखा है। तो आइए ज़रा जानते हैं कि किस तरीके से एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन लिया जाता है, कैसे एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और दूसरा सीजीएल का फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में जानने जा रहे हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मतलब होता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसको हम एसएससी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब है कि ये सारी परीक्षाएं आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप इस एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर कर सकते हो। तो जरा आइए डिटेल समझते हैं। दोस्तों, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कम से कम किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो लगभग एज इसमें 18 से 27 वर्ष और 31 से 30 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में एज का अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। डिटेल बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज हैं जिसमें लोगों को रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओबीसी का, जिनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरा मैं बात करूंगा एससी एसटी का, जिनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तीसरा मैं बात करूंगा पीडब्ल्यूडी का, जिनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ओबीसी कास्ट के हैं तो उस कंडीशन में आपको 13 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं और आप एसटी और एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 15 वर्ष का अलग से समय दिया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं एप्लीकेशन फीस फॉर्म की बात करूं तो महज 100 रुपए के अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक स्पेशल खुशखबरी यह है कि इसमें महिलाओं का एक भी रुपए फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया जाता है। तो उस कंडीशन में महिलाओं को ये पूरी तरह से छूट हमारी सरकार की तरफ से मिला है कि वो इस फॉर्म को भरें, एग्जामिनेशन में बैठें, क्वालिफाई करें, क्रैक करें और अपने आप को एम्प्लॉयड बनाएं और स्वरोजगार पैदा करने की कोशिश करें। दोस्तों, पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी आती है टीयर 1, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीई टेस्ट के द्वारा इन बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। दूसरा टीयर आता है टीयर 2, जिसके अंतर्गत भी कंप्यूटर बेस्ड सिलेक्शन होता है, कंप्यूटर पे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। तीसरा आता है टीयर 3, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी कि आपको आंसर्स खुद से लिखने पड़ते हैं। और चौथा आता है टीयर 4, जिसके अंदर सीपीटी है, स्किल टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि इस 4 स्टेजेस से गुजरने के बाद आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। दोस्तों, अगर मैं टाइप ऑफ पोस्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं ग्रुप बी का नाम लेना चाहता हूं। और ग्रुप बी के अंदर लगभग 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरीज है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर का काम होता है बैंकों के अंदर लेखा जोखा को एक हिसाब किताब मेंटेन करने का काम होता है और वो ऑडिट करके चेक करता है कि बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सही हैं कि नहीं। दूसरा आता है असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर। तीसरा आता है असिस्टेंट सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर। चौथा आता है असिस्टेंट। पांचवा आता है इंस्पेक्टर और अगला आता है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर ईटीसी। और भी सारी कैटेगरीज हैं, अभी आपके सामने मेरे पास जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये कैटेगरीज हैं ग्रुप बी के अंदर। दोस्तों, अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ग्रुप सी के अंदर भी लगभग 6 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरीज है अकाउंटेंट की, दूसरी कैटेगरीज है जूनियर अकाउंटेंट की, तीसरी कैटेगरी है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, चौथी कैटेगरी है अपर डिवीजन क्लर्क की, पांचवी कैटेगरी है टैक्स असिस्टेंट की और छठी कैटेगरी है सब इंस्पेक्टर की। तो ये सारी कैटेगरीज ग्रुप सी के अंदर आती है। तो अगर मैं सैलरी को बात करूं तो इनको भी कई कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मिनिमम सैलरी कम से कम 25,000 हो सकती है और मैक्सिमम सैलरी आपकी 2,50,000 तक हो सकती है। इसके बीच में कई कैटेगरीज हैं। एक 4800 से 47,000 है, एक 4600 से 44,900 है, तीसरी कैटेगरीज 4200 से 35,400 है, 2800 से 29,200 है और आखिरी कैटेगरी 2600 से 25,500 है। तो ये बेसिक कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपको किसी एक ग्रेड एक स्केल के ऊपर आपको सैलरी दी जाएगी। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाओगे उस कंपनी के अंदर या फिर उस गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उस कंडीशन में आपके सैलरी को भी प्रमोट करके इंक्रीज करता जाया जाएगा, लेकिन वो नियमानुसार होता है। दोस्तों, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो एग्जामिनेशन के अंदर 4 तरह के पेपर्स होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं।
अगली कैटेगरी है जनरल अवेयरनेस, जिसमें क्वेश्चंस लगभग 25 होते हैं और मार्क्स 50 होते हैं। अगली कैटेगरी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर भी क्वेश्चन 25 होते हैं और मार्क्स 50 होते हैं। अगली कैटेगरी है इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। और टोटल इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास, पर पेपर को करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय होता है। तो बहुत ध्यान से समझें इस चीज़ को कि यू हैव ओनली 60 मिनट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, सो स्टडी हार्ड एज यू कैन, सो दैट यू कैन ईजिली डू इट। दोस्तों अब टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 के अंदर भी 4 पेपर्स का प्रावधान है। जरा ये समझते हैं। सबसे पहला पेपर है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। दूसरा पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होते हैं। तीसरा कैटेगरी है स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं और मार्क्स 200 हैं। और चौथा कैटेगरीज है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होते हैं। और टोटल टाइम इसके लिए 120 मिनट आपको ईच, यानी कि हर एक पेपर के लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है। ये था आपका टीयर 2 के एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, डिक्टेट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नीचे आपके स्क्रीन पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर भी आ रहे होंगे। सबसे पहला है नोट 1, इन टीयर 1 एग्जामिनेशन देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो उस कंडीशन में आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है जिसके अंदर लिखा गया है इन टीयर 2 देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 इंग्लिश। अगर आप पेपर 2 के इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन में कोई गलती करते हो तो ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स को कट कर लिया जाता है। तीसरे बार में आते हैं टीयर 2 पे, जिसमें कह रहा है पेपर 1 और पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि किसी भी पोस्ट पे आपको भर्ती लेनी है तो पेपर 1 और पेपर 2 देना ही होगा। चौथे पे आते हैं, लिखा इन टीयर 2 टेस्ट पेपर विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। अगर मैं टीयर 2 के अंदर पेपर 3 की बात करूं तो उस कंडीशन में इस पे केवल वही लोग बैठ सकते हैं जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि JSO के पद के लिए परीक्षा देते हैं। चौथा है आपका पांचवा है आपका टीयर 2 के पेपर के अंदर पेपर 4th विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर पेपर 4 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। यानी कि पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो बता रहा है पेपर 4 के अंदर विल बी ओनली दोज कैंडिडेट, केवल वही कैंडिडेट बैठ सकते हैं जो कि शॉर्ट लिस्टेड हैं पेपर 1 के अंदर। तो ध्यान में रखें इस पोस्ट पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटिंग ऑफिसर की भर्ती की जाती है। दोस्तों अगर मैं टीयर 3 की बात करूं तो टीयर 3 के अंदर केवल एक पेपर है जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड है, और उस कंडीशन में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी हो सकता है, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज लेटर और एप्लीकेशन जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 मिलते हैं और इसको लिखने के लिए आपके पास 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय होता है। तो अगर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को कट ऑफ क्लियर कर लेना है, कट ऑफ क्लियर कर लेने के बाद उन बच्चों की भर्तियां होंगी, और बताया जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो कमीशन के द्वारा ही फिक्स किया जाता है। उस कंडीशन में अगर आप एलिजिबल हो गए तो आप टीयर 3 का एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी बताई जा रही है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है उनके लिए उनको एक शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, यानी कि कमीशन उनका एक लिस्ट बनाती है और उन तक हैंड ओवर किया जाता है। साथ ही साथ बता रहा है स्किल टेस्ट for qualifying in nature, if the candidate does not appear in the skill test or fail to qualify the skill test, he will not be eligible। यानी कि वो व्यक्ति जो स्किल टेस्ट में नहीं बैठेगा और स्किल टेस्ट में वो एब्सेंट रहेगा तो वो कभी भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, यानी कि उसे एग्जामिनेशन से हाथ धोना पड़ेगा। तो ध्यान से इस जानकारी को याद रखिएगा, आपके स्क्रीन के सामने ये नज़र भी आ रहा होगा। दोस्तों अब बात करेंगे डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में, जिसके अंदर आपकी 2 तरह की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सामने लिखा हुआ है 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, यानी कि स्पीड टेस्ट देते समय यानी कि टाइपिंग स्पीड के समय लगभग 1 घंटे के अंदर 8000 बार की आपको दबा लेना है। मीनिंगफुल की दबाने की बात कर रहा हूँ, मीनिंगलेस आप ऐसे पटर पटर दबा नहीं सकते उसमें। अगली कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इस कैटेगरी के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 15 मिनट के अंदर 2000 बार आपको की डिप्रेशन करना ही होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। तो कंप्यूटर टेस्ट काफ़ी सीरियस होता है, काफ़ी टफ होता है, और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो लगभग आपकी नौकरी तय हो सकती है।
दोस्तों कुछ और कैटेगरीज हैं जो कि आपको स्क्रीन के अंदर नज़र आ रही होंगी, जिसमें से एक है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको CPT के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर भी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, जनरल्स ऑफ स्लाइड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि CSS की भर्ती होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA, असिस्टेंट इन द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SFIO की भर्ती होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड असिस्टेंट, जिसको GSI के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों मैं फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरा आइए समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले बताया जा रहा है, अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है और चेस्ट लगभग 81 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन भी होना चाहिए। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, हाइट रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वालीज, असामीज और गोरखास। अगर आप गढ़वाली, असामी और गोरखा से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में 5 सेंटीमीटर अगर कम भी हाइट है यानी कि 152.5 सेंटीमीटर भी हाइट है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों वॉकिंग की ज़रूरत है। 1600 मीटर 15 मिनट में आपको दौड़ना होगा और साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में आपको करना होगा। ये सारी फिजिकल टेस्ट की कैटेगरीज दी हुई है। दोस्तों अगर आप CBI में नौकरी करना चाहते हो और चाहते हो कि बड़े बड़े केसेस को आप सॉल्व करो तो उसकी भी फिजिकल टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए। हाइट पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर और वुमेन्स के लिए 150 सेंटीमीटर, और अगर आप ट्राइबल हैं या हिल मैन है तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। दूसरी तरफ अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर विजिबिलिटी की बात करूं तो आई साइट अच्छा होना चाहिए और डिस्टेंट विजन 6x6 का होना चाहिए या फिर 9x6 का होना चाहिए। नियर विजन 0.6 होना चाहिए से लेकर के 0.8 इन अदर आई तक भी हो सकता है। तो आपके सामने एक लिस्ट नज़र आ रही होगी जो कि पिछले कुछ ईयर्स के डेटास को दिखा रही है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। 2016 में लगभग 38 लाख लोगों ने इस एग्जामिनेशन को अप्लाई किया था, जिसमें से केवल 14 ही लाख लोग एग्जामिनेशन देने गए थे। 2017 की अगर बात करूं तो 30,26,598 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन 15,43,962 लोग देने गए थे। अगर 2018-19 की बात करूं तो 25,97,000 लोगों ने फॉर्म्स भरे थे, लेकिन 8,37,000 ही लोग देने गए थे। अगर परसेंटेज देखें तो 38.95, 51.01 और 32.23 है। तो उस कंडीशन में अगर आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले ये आप आश्वस्त हो जाइए इस चीज़ को लेकर के कि आपको एग्ज़ाम देने जाना ज़रूरी हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक बार फॉर्म भरने के बाद अगर एग्जामिनेशन छोड़ देते हो तो इसका मतलब है कि आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे और रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हो। दोस्तों अगली लिस्ट जो आपके सामने नज़र आ रही होगी वो कट ऑफ लिस्ट है। जरा उसको ध्यान से देखें, वीडियो को रोक करके पूरा उसको स्टडी कर लें, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट के बारे में बोलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो एक बार उसको ध्यान से देख लें और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये जानकारी मैं आपको SSC CGL के बारे में दे रहा था और आपसे निवेदन है कि आप एक बार इस फॉर्म को ज़रूर भरें। फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ीस केवल 100 रुपये है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसमें लगे रहते हो तो कभी ना कभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और कोशिश ये करें कि किसी भी तरीके से मेरे चैनल को ग्रो करने में आप मदद करें और अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर दूसरी आईडीज़ जो आपके पास हैं उस पर इसको शेयर करें। जहाँ तक हो सके इसको प्रमोट करने की कोशिश करें ताकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी बन जाऊँ जीवन भर के लिए। तब तक के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण समय निकाल करके मेरे वीडियो को देखा। अगर समय ना हो तो बाद में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिएगा ज़रूर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।